अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कन्हैया लाल कपूर की लिखी हुई तंज़ो मज़ा। गालिब जदीद शुरा की एक मजलिस में। गालिब जदीद शुरा की एक मजलिस में हाजिर हुए हैं और ये एक तंज़ो मज़ा है। तो तंज़ माने होता है ताना देना और मज़ा खुशतबी को कहते हैं, यानी हंसी मजाक वाली बातों को। तो यहाँ पे तंज का मतलब ये हुआ, ताना देना का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी के दिल को दुखाएं। तंज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी को जो ताना दिया है तो वो एक इस एतबार से दिया था कि उसकी इस्लाह की जा सके। ठीक है, कोई आदमी को अगर कोई ताना देता है तो उसकी इस्लाह के मकसद से ताना यहाँ पे दिया जाता है। तो तंज मज़ा यानी तंज हो गया ताना देना और मज़ा खुशतबी बातें, हंसी मजाक वाली बातों। तो तंज मज़ा अदब में बाकायदा कोई सिर्फ नहीं है बल्कि बयान के एक असलूब का नाम है। तंज़ मज़ा जो है अदब में बाकायदा कोई सिर्फ नहीं है, कोई किस्म इसकी नहीं है, बल्कि बयान के एक असलूब का नाम है, तर्ज तरीक़े का नाम है, लिखने के तरीक़े का नाम है। उर्दू अदब में तंज़ मज़ा को अमूमन अजहार का एक ही असलूब समझ लिया जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। तंज़ और मज़ा दोनों की अलग अलग पहचान है। ये ज़रूर है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तंज़ मज़ा को एक मुरक्कब के तौर पर पेश किया है। तंज़ मज़ा जो लिखते हैं तो क्या करते हैं, मुरक्कब के तौर पर तंज़ और मज़ा दोनों मिला के लिख देते हैं तो मुरक्कब अल्फाज बन जाता है। तो यहाँ जो लिखने वालों ने ज़्यादातर क्या लिखा है, तंज़ और मज़ा को एक साथ लिखा है, इसलिए दोनों को एक ही समझा जाने लगा। उर्दू अदब में तंज़ और मज़ा की रवायत बहुत पुरानी है। जाफ़र ज़ेटली को उर्दू तंज़ और मज़ा का पहला नुमाइंदा शायर कहा जाता है। वो 17वीं सदी के एक बागी शायर थे। इनके मज़ा में फक्कड़पन नुमाया है। 18वीं सदी में मीर और सौदा के यहाँ भी हिजवा अंदाज मिलता है। तंज़ो मज़ा के आला तरीन नमूने सबसे पहले हमें सौदा के यहाँ और इसके बाद 19वीं सदी में गालिब के यहाँ दिखाई देते हैं। जो जाफ़र जेटली है वो क्या है, एक बागी शायर थे, यानी हर चीज़ के ख़िलाफ़ लिखते थे और उनके मिजाज में क्या था, मज़ा में क्या था, फक्कड़पन था। लेकिन 18वीं सदी में जो हम मीर और सौदा के यहाँ जो तंज़ो मज़ा देखते हैं वो एक आला नमूने का तंज़ो मज़ा है। इस रवायत को सबसे ज़्यादा तरक्की मुंशी सज्जाद हुसैन के अखबार अवध पंच के ज़रिया मिली। सियासी और माशरती तंज़ को हल्का अवध पंच ने गैर मामूली तरक्की दी। शायरी में तंज़ो मज़ा के लिहाज से सबसे बड़ा नाम अकबर इलाहाबादी का है। नसर में मुंशी सज्जाद हुसैन के अलावा पंडित रतननाथ सरशार का नाम ख़ास अहमियत रखता है। अब तो तंज़ो मज़ा को क्या है, मुंशी सज्जाद हुसैन के अखबार अवध पंच से बहुत क्या तरक्की मिली। और शायरी में तंज़ो मज़ा के लिहाज से सबसे बड़ा नाम किसका लिया था, अकबर इलाहाबादी का। और नसर में मुंशी सज्जाद हुसैन के अलावा पंडित रतननाथ सरशार का नाम इसमें लिया जाता है। 20वीं सदी के नसर निगारों में तंज़ो मज़ा की रवायत जिन लोगों ने आगे बढ़ाई है उनमें फरतुल्ला बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई, पतरस बुखारी, शौकत थानवी, मुल्ला रमूज़ी, कन्हैया लाल कपूर, इब्न इंशा, शफीकुर रहमान, फ़िक्र तोनसवी, मुशफ़िक़ ख्वाजा, यूसुफ नाजिम, करलन मोहम्मद ख़ां और मुश्तबा हुसैन वगैरह मारूफ हैं। मौजूदा दौर में उर्दू तंज़ मज़ा का सबसे बड़ा नाम मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, और मौजूदा दौर में जो है तंज़ो मज़ा का सबसे बड़ा नाम किनका है, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का है। अब आइए कन्हैया लाल कपूर की हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर पढ़ते हैं। 1910 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। मुल्क की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के अहदे पर फायज हुए। कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए और वहीं उनकी आला तालीम हुई और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। मुल्क की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए और यहाँ कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मोगा जो पंजाब में है वहाँ प्रिंसिपल के अहदे पर फायज हुए और यहीं इनकी वफ़ात हुई। वो हिंदुस्तान आने से पहले ही मशहूर हो चुके थे। उन्होंने अपने बाज़ मज़ामीन में ख़ास तरह की नसर और शायरी के अलावा कई आम इंसानी रवैयों के तंज़िया का निशाना बनाया है। इन्हें पैरोडी लिखने में ख़ास महारत हासिल थी। ठीक है, कन्हैया लाल कपूर जो थे नसर और शायरी के अलावा कई आम इंसानी रवैयों को भी तंज का निशाना बनाया है। इंसान की आदत, इंसान की खसलत
उन सब को जो रवैया इंसान का था उनको भी उन्होंने तंज का निशाना बनाया है। और उन्हें पैरोडी लिखने में महारत हासिल है। पैरोडी यानी किसी की जो नज़म लिखी हुई है उसी का देखकर उसी का नकल किया जाता है, उसे पैरोडी कहते हैं। तंज व मज़ा उनका ख़ास मैदान है। नोक निश्तर बालों पर नरम गरम गिरद कारवां नाजुक ख्यालां नए शगुफ़े संग खिश्त चुंगरबाग शीशा व तिशा और कॉमरेड शेख चिल्ली इनकी मशहूर किताबें हैं। कन्हैयालाल कपूर समाजी नाहमवारियों की बहुत जानदार तस्वीरें पेश करते हैं। कन्हैयालाल कपूर जो है समाजी नाहमवारियों की बहुत जानदार तस्वीरें पेश करते हैं। समाज में जो नाहमवारियाँ हैं, नाबराबरी है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला, इस तरह की नाहमवारियाँ हैं, उसके क्या है बहुत जानदार तस्वीर पेश करते हैं, जिनमें एक एहतजाजी पहलू भी होता है। अपने तंज को आजमाने में वो किसी रोर आयत के कायल नहीं हैं। शायद इसीलिए इनके तंज़ो मज़ा में जरात और बेबाकी इनकी ख़ास पहचान है। इनके कई निशाइयाँ बहुत मकबूल हुई, जिनमें ब्रिज बानो, घर याद आता है, जिंदाबाद, उर्दू अफसाना नवेसी के चंद नमूने मकबूल आम, फिल्मी सीन, चार मलंगों की दास्तान, चौपट राजा, सब्ज बाग और जानिशी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इस किताब में कन्हैयालाल कपूर का जो मजमून शामिल है, इसमें उन्होंने जदीद शायरी और ख़ास तौर पर आज़ाद शायरी को लतीफ़ तंज का निशाना बनाया है। गालिब के साथ मजलिस में शरीक सभी शायर कन्हैयालाल कपूर के मशहूर और मुतबर हमअसर हैं। अब ये जो हम पढ़ेंगे आज जदीद शायरी में जो गालिब शामिल हुए हैं, तो वो कन्हैयालाल कपूर के जो हम असर शायर हैं, उनके वक्त के जो शायर सब थे वो सब उसमें शामिल हैं। मगर उन्होंने गालिब के ज़रिए इनकी शायरी में पोशीदा मज़ाहिया पहलू वाज़ह करके पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम किया है। और यहाँ पर उन्होंने जो गालिब की गज़ल पढ़ते हैं उनके ज़रिए क्या पोशीदा मज़ाहिया पहलू जो है उनके इसमें गज़ल में उसको वाज़ह किया और पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम किया है। अब आइए पढ़ते हैं गालिब जदीद शुरा की एक मजलिस में। तो गालिब क्या है, जदीद शुरा है, जो नए दौर के शायर हैं उनके मजलिस में आए हैं। कन्हैयालाल ने गालिब सदी के मौका पर एक मज़ाहिया फ़ीचर लिखा था, जिसमें उन्होंने गालिब को तरक्की पसंद शुरा की महफिल में दिखाया है। कन्हैयालाल कपूर ने गालिब सदी के जब गालिब का 100 साल पूरा हुआ तो उस मौका पर एक मज़ाहिया फ़ीचर लिखा था, जिसमें उन्होंने गालिब को क्या दिखाया कि वो तरक्की पसंद शुरा की महफिल में आए हैं। दौर जदीद दौर के शुरा की महफिल में मुख्तलिफ शुरा मसलन मीम नूर अरशद, यहाँ सबका नाम चेंज करके बदल के लिखा गया है। डॉक्टर कुर्बान, हुसैन खालिस, हीराजी, मियाँ रफ़ीक, अहमद खोगर, राजा मेहर अली ख़ां, प्रोफेसर गीज़, अहमद गीज़, विक्रमाजीत वर्मा, अब्दुल हय्य निगाह बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ गालिब का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और गालिब का इंतज़ार हो रहा है। इंतज़ार ख़त्म होता है और मुशायरे में गालिब तशरीफ़ ले आते हैं। तमाम शायर खड़े हो जाते हैं और तमाम शायर अदब से खड़े हो जाते हैं। गालिब आते ही मदू करने का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मेरी ये दीरीना आरजू थे कि आप हजरात की मजलिस में शिरकत करूँ। गालिब आते हैं और दावत देने का शुक्रिया अदा करते हैं। मदू करने का यानी दावत देने का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मेरी ये बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं आप हजरात की मजलिस में शरीक हूँ। सब गालिब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुशायरे की कार्रवाई शुरू होती है और सदारत के लिए मीम नू अरशद का नाम पेश किया जाता है। इसकी तायद भी हो जाती है। इनके सदारत में मुशायरे का आगाज़ होता है। सबसे पहले गालिब ही से कलाम सुनाने के लिए फरमाइश की जाती है, तो वो शमा सामने लाने की जिद करने लगते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि अब शमा का नहीं बिजली का बल्ब का ज़माना है, आप गज़ल शुरू करें। अब जब गालिब आते हैं महफिल में तो गालिब से कहा जाता है कि आप ही कलाम शुरू करें, आप ही से शुरुआत होगी। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने शमा लाया जाए। वो जिद करने लगते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि अब शमा का दौर नहीं है, अब तो बिजली का बल्ब जलता है। चुनांचा गालिब शेर सुनाते हैं। ख़त लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, ख़त लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। कोई इनके शेर की तारीफ़ नहीं करता। गालिब खासे नाराज़ हो जाते हैं। इस पर हीरा जी गालिब के शेर को महमल करार देते हुए इनकी न सिर्फ इस्लाह फरमा देते हैं बल्कि ख़त लिखेंगे पर एक
اپنی یعنی ہیرا جی کی نظم کی پیروڈی سنا دیتے ہیں۔ پیروڈی کہتے ہیں جو نظم کے طرح ایک نظم دوسری نظم لکھی جائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر قربان حسین خالص یعنی تصدیق حسین خالد بھی اس شعر پر اپنی ایک نظم کی پیروڈی غالب کو سنا دیتے ہیں۔ ان کی پیروڈی سن کر غالب کہتے ہیں کہ آپ کی نظم تو میرے اس شعر کی ترجمانی کرتی ہے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب غالب کہتے ہیں کہ اس شعر کے میرے آپ جو بتا رہے ہیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والا شعر ہے میرا۔ اس پر ہیرا جی جنوں پر اپنی ایک پیروڈی پھر غالب کو سنا ڈالتے ہیں۔ غالب طنزیہ انداز میں داد دیتے ہیں اور اپنی غزل کا دوسرا شعر یعنی مقطع سناتے ہیں۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اس پر عبدالحی نگاہ معذرت کرتے ہوئے غالب کے شعر کی اصلاح یوں فرما دیتے ہیں اور اس پر پوری ایک نظم ہاں ہاں تمہارے عشق کی پیروڈی سنا ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد غیظ احمد غیظ دوسرے مصرے کی مٹی پلید کرتے ہیں اور ایک عدد پیروڈی وہ بھی غالب کو سنا ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد میم نون ارشد کا نمبر آتا ہے اور وہ بھی اپنی یعنی میم نون ارشد کی مشہور نظم کی پیروڈی سناتے ہیں۔ غالب اپنی کم فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی غزل میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہی تو جدید شاعری ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر خالد عشق کے نام سے غالب کو ایک پیروڈی سناتے ہیں جو بالکل نثر میں ہے۔ غالب اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر خالد انہیں جدید اردو شاعری کی خصوصیات سے واقف کراتے ہیں کہ اس میں قافیہ ردیف بہر کسی کی ضرورت نہیں۔ غالب اور جدید شعراء میں جدید شاعری پر خاصی بحث ہوتی ہے۔ میم نون ارشد جدید شاعری سے مثالیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد راجہ مہر علی خان اپنی نظم ڈاک خانہ سناتے ہیں جو ایک خوبصورت اور طویل پیروڈی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر غیظ احمد غیظ اپنی آزاد نظم کی پیروڈی سناتے ہیں۔ پھر بکرماجیت بول کبوتر بول جیسی نظم غالب کو سناتے ہیں۔ سب ان کی نظم کی دل کھول کر تعریف کرتے ہیں۔ غالب دل برداشتہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور غالب کو یہ سب باتیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، نہیں جدید شاعر کی باتیں، تو وہ دل برداشتہ ہو کر دل برا ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اب آئیے پڑھتے ہیں الفاظ معنی ہیں۔ سخن فہم یعنی شعر کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنے والا۔ رفعت تخیل یعنی خیالات کی بلندی، ٹھیک ہے، رفعت تخیل یعنی خیالات کی بلندی۔ نظرت فکر سوچ کا انوکھا پن۔ تتبع یعنی تقلید یا پیروی کرنا۔ تتبع کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی تقلید کرنا یا پیروی کرنا۔ مشکل سوال میں سوال نمبر 1 ہے کہ غالب نے پہلا شعر کون سا سنایا اور کیا کہہ کر اس کا مذاق اڑایا گیا؟ تو جواب لکھیں گے غالب نے پہلا شعر سنایا۔ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ اس شعر کو جدید شاعروں نے بے معنی قرار دیتے ہوئے اس کی اصلاح بھی فرما دی اور اصلاح میں پوری ایک نظم سنا ڈالی۔ سوال 2 ہے میم نون ارشد کی نظم پر ہیرا جی نے کیا تبصرہ کیا؟ جواب لکھیں گے میم نون ارشد کی نظم پر ہیرا جی نے یوں تبصرہ کیا، یہ نظم اس صدی کی بہترین نظم ہے، بلکہ میں کہوں گا اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس انگیٹھی بھوت اور دفتر تہذیب و تمدن کی مخصوص الجھنوں کے حامل ہے۔ سوال 3 ہے ڈاکٹر خالص نے جدید شاعری کی کیا کیا خصوصیت بتائی ہیں؟ جواب لکھیں گے ڈاکٹر خالص نے ردیف اور قافیہ کی آزادی کو جدید شاعری بتاتے ہوئے کہ آپ نے اردو شاعری کو قافیہ اور ردیف کی جنزیروں میں قید کر رکھا ہے۔ وہ غالب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جدید شاعری کو قافیہ اور ردیف کی زنجیروں میں قید کر رکھا، ہم نے اس کے خلاف جہاد کر کے اسے آزاد کیا اور اس طرح اس میں وہ اوصاف پیدا کیے جو محض خارجی خصوصیات سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ میری مراد رفعت تخیل، تازگی افکار اور ندرت فکر سے ہے۔ سوال 4 ہے بکرماجیت ورما نے جو کلام سنایا اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب لکھیں گے بکرماجیت ورما نے جو کلام سنایا وہ صنف گیت سے تعلق رکھتی ہے۔ بکرماجیت ورما نے جو کلام سنایا وہ صرف گیت سے تعلق رکھتی ہے۔ عملی سرگرمیاں میں دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 ہے اپنے اسکول میں اساتذہ کی مدد سے کنہیا لال کپور کے اس مشاعرے کو اسٹیج کیجیے، ٹھیک ہے، اسٹیج پر اس کو ڈرامہ کی طرح کیجیے۔ اس مضمون میں شامل 5 شعراء کے اصلی نام لکھے۔ اب اس میں جو نام ہے تھوڑا نام بدل کے لکھا گیا ہے اور اصلی شعراء کے نام ہے میرا جی، نون میم راشد،
फैज़ अहमद फैज़, राजा मेहंदी अली खां, इंद्रजीत वर्मा। सवाल एक है, कन्हैया लाल कपूर की तंज़ो मज़ा निगारी का जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे कन्हैया लाल कपूर का शुमार उर्दू के मुमताज़ तंज़ मज़ाह निगारों में किया जाता है। इनके मजमूए संगो खिश्त, चंगो रबाब, नोक निश्तर में हज़ारों तंज़ मज़ाह के तीरों निश्तर मौजूद हैं। ब्रिजबानो हो या अखबार बीनी, वो समाज के अजब और नाहमवारियों को हर जगह तलाश कर ही लेते हैं और फिर इन खामियों को इस अंदाज से हमारे सामने रखते हैं कि हम बेसाख्ता हंसने, मुस्कुराने, खिलखिलाने या कहकहा लगाने पर मजबूर हो जाते। इनकी तेज़ निगाहें ज़िंदगी के हर पहलू का जायज़ा लेती हैं। सियासत हो या माशरत, इल्म हो या अदब, हर जगह की खामियां, हर जगह की नाहमवारियाँ इनको अपनी जानिब बुला ही लेती हैं। अगरचे इनकी तहरीरों में बहुत गहराई नहीं होती, ना ही फ़लसफ़ियाना अमक नज़र आता है, हाँ इनके अफसानों में ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ पर शदीद नुक्ताचीनी होती है। और इनके अफसानों में जो तल्ख़ हक़ाइक़ है, ज़िंदगी की जो सच्ची बातें हैं, कड़वी बातें हैं, उस पर वो नुक्ताचीनी करते हैं। इनके अंदाज में जो सादगी है वो इससे प्रकारी का काम लेते हैं और इनके अंदर जो सादगी है इनके अंदाज में, वो इससे अपने अफसाने को क्या सजाते हैं, संवारते हैं। इनकी आज़ादाना फ़िक्र पर किसी अदबी ग्रुप या जमात का लेबल नहीं लगा हुआ। वो अपने तौर पर सोचते हैं और जिस ढंग से सोचते हैं उसी ढंग से बेझिझक बयान भी कर देते हैं। इनकी बारीक बीन नज़रें अदीब, डॉक्टर, फिल्म डायरेक्टर के बेराह रवि पर पड़ती हैं और इनके अजब और नाहमवारियों को वो अपने मखसूस अंदाज में बयान करते चले जाते हैं। वो समाज के अजब और नाहमवारियों को इंतहाई मतानत और संजीदगी के साथ हालात और वाक़यात को इस सलीक़े से कारी के सामने पेश करते हैं कि वो ज़ेर लब मुस्कराने पर मजबूर हो जाता है। वो अपने किरदारों की जाम भरी बातों को इस हमाकत आमेज़ अंदाज में कहलवाते हैं कि पढ़कर हंसी आ जाती है। वो अपने तहरीरों में खुद नहीं हंसते, हाँ दूसरों को ज़रूर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। उनके सुलभ बयान की सादगी और बांकपन इस तरह हालात और वाक़यात को पेश करती है कि फ़िज़ा में एक लहर सी दौड़ जाती है जो कारी को बार बार गुदगुदाती है, छेड़ती है। अंदाज़े बयान की दिलकशी वजह से इनकी तहरीर यकसानियत का शिकार नहीं होती। उनकी तहरीरें अफसाने कम बल्कि इंशाइया या फीचर ज़्यादा लगते हैं। वो महज हंसने हंसाने के लिए नहीं लिखते बल्कि इसके पसे पुश्त एक मकसद भी होता है, समाजी इस्लाह का मकसद। और इसके पीछे क्या होता है, समाजी इस्लाह का मकसद भी होता है। कन्हैया लाल कपूर की ज़बान टकसाली उर्दू का बेहतरीन नमूना है। इनके असलूब की सबसे बड़ी खसूसियत इनकी अदबियत है। जुमलों में रवानी और दिलकशी होती है। वो अपने मकसद की वजाहत में तशबीहा और इस्तिआरों का सहारा नहीं लेते। समाज की वो खामियां जिन पर हमारी रोज़ नज़र पड़ती है मगर हम इनको सरसरी अंदाज में देख कर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो इनको हमारे सामने इस अंदाज से लाते हैं कि हम बेख्तियार मुस्कुराने लगते हैं। बहैसियत मजमूए कन्हैया लाल कपूर एक कामयाब तंज़ो मज़ाह निगार है। सवाल 2 है, कन्हैया लाल कपूर के फ़ीचर गालिब जदीद शुरा की एक महफिल में का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे तरक्की पसंद तहरीक में शायरों और अदीबों ने कदीम शायरी पर एतराज़ किए, गज़ल की मुखालफत की, रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी को गैर ज़रूरी करार दिया और आज़ाद नज़म का आगाज़ किया। अब जो तरक्की पसंद तहरीक चली उसमें शायरों ने पुरानी शायरी में जो रदीफ़ थे, काफ़िए थे, इन सबको गैर ज़रूरी किया और उसकी मुखालफत की और कहा कि अब आज़ाद नज़म लिखा जाए जिसमें रदीफ़ काफ़िए की पाबंदी ना हो। तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई दौर में इनकी शिद्दत पसंदी इस कदर बढ़ी कि इन्हें इकबाल जैसा शायर भी रजत पसंद नज़र आने लगा और नज़ीर अकबर आबादी इनका नुमाइंदा शायर बन गया। इसी शिद्दत पसंदी के रुझान को कन्हैया लाल कपूर ने गालिब के तवस्सुत से पेश किया है। इस फीचर में एक ख्याली मुशायरे का मंजर पेश किया गया है जिसमें गालिब भी मौजूद हैं और जदीद दौर के कई नुमाइंदा शुरा अपना कलाम सुना रहे हैं। कन्हैया लाल कपूर ने इन शुरा की मशहूर नज़मों के अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में नकल उतारी है। उसे अंग्रेज़ी में पैरोडी कहते हैं। जो भी इसमें नज़म लिखी गई है उसमें पैरोडी कहते हैं, जो नज़म की नकल उतारी गई है। मुसन्निफ़ ने शुरा के जो नाम दिए हैं वो हमारे जदीद शुरा से मिलते जुलते हैं, जैसे नून मीम राशिद, मीरा जी, तसद्दुक़ हुसैन खालिस, इंद्रजीत वर्मा, राजा मेहंदी अली खां और फैज़ अहमद फैज़ वगैरह। मुसन्निफ़ ने इसमें ऐसी जिद्दत पसंदी का मजाक उड़ाया है जो तवाज़न से आ रही है। फीचर में गालिब के इशार की जदीद शुरा के हाथों मिट्टी पलीद होते
ہوئے دکھائی ہے۔ مثلا جب غالب اپنا شعر سناتے ہیں، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، تو شاعر اس پر داد نہیں دیتے بلکہ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کے شعر پر اعتراض جڑتے ہوئے ہیرا جی فرماتے ہیں، دیکھیے نا مرزا صاحب، آپ فرماتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، اگر مطلب کچھ نہیں ہے تو خط لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر آپ صرف معشوق کے نام ہی کے عاشق ہیں تو 3 پیسے کا خط برباد کرنا ہی کیا ضروری ہے؟ سادہ کاغذ پر اس کا نام لکھ لیجیے۔ کتنا طنز ہے ان کے جملوں میں۔ کنہیا لال کپور نے فیچر کی ابتدا میں غالب کے ذریعے شمع لانے کی فرمائش سے بھی خاصا مزہ پیدا کیا۔ جب ان سے کلام سنانے کی فرمائش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، بھائی جب ہمارے سامنے شمع لائی جائے گی تو ہم کچھ پڑھ کر سنا دیں گے۔ غالب کیا کہتے ہیں، جب ان سے فرمائش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا کلام سنائیں تو غالب کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے شمع لائی جائے گی تو ہم پڑھ کر سنا دیں گے۔ تو اس پر وہاں پہ محفل میں کیا کہا جاتا ہے کہ اب شمع کا زمانہ چلا گیا، اب بلب کے روشنی میں ہی غزل پڑھی جاتی ہے۔ اس پر نون میم راشد نے انہیں بتاتے ہیں، مرزا صاحب اس مجلس میں شمع وغیرہ کسی کے سامنے نہیں لائی جائے گی، شمع کے بجائے یہاں 50 کینڈل پاور کا لیمپ ہے، اس کی روشنی میں ہر شاعر اپنا کلام پڑھے گا۔ کتنے پرلطف انداز میں مصنف نے جدید اور قدیم شاعروں کے فرق کو واضح کر دیا ہے۔ ایک طرف مرزا کا مخصوص انداز بھی ابھر کے سامنے آ گیا ہے تو دوسری طرف جدید شعراء کا انداز فکر بھی نمایاں ہو گیا ہے۔ اس فیچر میں 2 چیزیں خاصی اہم ہیں جو ان کے اس تحریر کو عظمت اور ابدیت عطا کرتی ہے۔ 2 چیز خاصی اہمیت ہے جو ان کی تحریر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ ایک تو ترقی پسند شعراء کی نظموں کی پیروڈی، خصوصاً فیض احمد فیض کی مشہور نظم تنہائی کی پیروڈی، اور دوسرے نون میم راشد کی نظم آ میری جاں میرے پاس دریچے کے قریب کی پیروڈی۔ اس کے علاوہ دیگر شعراء کی نظموں کی پیروڈی بھی خوب لکھی گئی ہیں۔ ان کی ان پیروڈیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک اچھے طنز نگار کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مزاحیہ شاعر بھی چھپا ہوا ہے۔ بلکہ ہمیں کہنے دیجیے کہ کنہیا لال کپور نے یہ پیروڈیاں لکھ کر اردو ادب میں ایک بیش قیمت اضافہ کیا ہے۔ اور کیا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کنہیا لال کپور نے جو پیروڈیاں لکھی ہے وہ اردو ادب میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے۔ یوں تو پورا فیچر ہی ادبی شان کا حامل ہے، لیکن اس کا وہ حصہ جہاں غالب جدید شعراء کے درمیانہ شاعری پر بحث ہوئی ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ کنہیا لال کپور نے بڑی فنکاری اور چابک دستی سے جدت پسندی کی شدت پر نشتر زنی کی ہے۔ انہوں نے نہ تو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ تھوپا ہے اور نہ ہی کوئی رائے زنی کی ہے، ہاں تصویر کے دونوں رخ قاری کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ کیونکہ بحث خاصی ادبی ہے اس لیے عوام پسند نہ ہو کر خاص پسند ہو کر رہ گئی ہے۔ اس صورتحال سے کنہیا لال بھی خود کو نہیں نکال پائے ہیں۔ اب یہ تو چونکہ یہ جو بحث ہے وہ ادبی بحث ہے اس لیے عوام پسند نہ ہو کر خاص پسند ہو گئی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ غالب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس قسم کی نظم ہے، نہ ترنم، نہ قافیہ، نہ ردیف۔ ڈاکٹر خالص کہتے ہیں، مرزا صاحب یہی تو جدید شاعری کی خصوصیت ہے۔ آپ نے اردو شاعری کو قافیہ اور ردیف کی فولادی جنزیروں میں قید کر رکھا تھا، ہم نے اس کے خلاف جہاد کر کے اسے آزاد کیا اور اس طرح اس میں وہ اوصاف پیدا کیے ہیں جو محض خارجی خصوصیات سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ میری مراد رفت تخیل، تازگی اور افکار اور ندورت فکر سے، یعنی میری مراد کیا ہے، رفت تخیل یعنی جو سوچ کا اعلیٰ پیمانہ ہے، تازگی ہے، ان سب باتوں سے ہے۔ غالب اس دلیل سے مروب نہیں ہوئے اور کہنے لگے، مگر آپ کو قافیہ اور ردیف ترک کرنے کی ضروری کیوں پیش آئی؟ اب غالب کہتے ہیں کہ آپ کو قافیہ اور ردیف ترک کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ رفیق احمد خوگر نے جواب دیا، اس کی وجہ مغربی شعراء کا تتبع نہیں۔ تو رفیق احمد نے کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغربی شعراء کی تقلیدی کر رہے ہیں، ان کا نقل کر رہے ہیں، بلکہ ہماری طبیعت کا فطری میلان ہے جو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح شعر و ادب میں بھی آزادی چاہتے ہیں۔ تو رفیق احمد کہتے ہیں کہ ہم لوگ کی زندگی میں کیا آزادی بہت ضروری ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم لوگ آزادی چاہتے ہیں، تو شعر و ادب میں بھی آزادی چاہتے ہیں۔ قدیم شعراء اور جدید شعراء کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قدیم شعراء مقبول مولانا آزاد حسن و عشق کے حدود سے باہر نہ نکل سکے، اور ہم جن میدانوں میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں ان کی وسعت کی کوئی انتہا ہے اور نہ ان کے عجائب لطاف کا شمار۔
अब कहते हैं कि जो कदीम शुरा थे वहाँ सिर्फ इश्क और हुस्न की बातें होती थी, लेकिन अब जो हम जिस मैदान में घोड़े दौड़ रहे वहाँ बहुत वसअत है, वहाँ हर मौजू पर हम लोग लिख सकते हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं है। तन से भरपूर ये अदबी बहस यकीनन अपने अंदर गहरी मानवियत रखती है। मुसन्निफ ने अपनी तरफ से इस बहस का कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गया। बस यही इस तहरीर की खूबी है। और मुसन्निफ ने इस जो बहस है इसका कोई अच्छा और बुरा कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने सब बात लिख दी और इशारे इशारे में बहुत कुछ कह दिया। और यही इस तहरीर की खूबी है कि उन्होंने ना इसकी बुराई की और ना इसकी अच्छाई की, और सब कुछ इसमें बता भी दिया। तो यही क्या है, इस तहरीर की खूबी है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगली वीडियो में मिलूंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।